दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन हर रोज जो घटनाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर प्रेम प्रसंग को ही लेकर होता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है इंदिरापुरी और इसी इंदिरापुरी इलाके के रहने वाले हैं मोहन शर्मा। मोहन जिनकी उम्र है लगभग 52 साल के आसपास, जो अपना खुद का एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। दरअसल मोहन जी के परिवार में उनकी पत्नी अनीता के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम है दिव्या और छोटी बेटी प्रियंका। दिव्या जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दिव्या के पति का नाम है अरुण अरोड़ा। और प्रियंका, जब प्रियंका की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से प्रियंका भी अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 1 फरवरी 2021 की सुबह, जब हर रोज़ की तरह मोहन शर्मा जी अपने मेडिकल शॉप पे जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी वक्त ही उनकी छोटी बेटी प्रियंका के पैरों में जोरों की दर्द शुरू हो जाती है। इसीलिए प्रियंका अपने पिता से कहती है कि पापा, आज आप खुद ही दुकान पे चले जाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मोहन जी मेडिकल शॉप पे चले जाते हैं, लेकिन देर शाम तक जब घर पे वापस आते हैं तब तक इधर उनकी बेटी प्रियंका की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए मोहन शर्मा आनन फानन में अपनी बेटी प्रियंका को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी कुछ दवाइयाँ लिख करके और बाप बेटी को घर भेज देते हैं। दवाइयाँ लिख तो दी जाती है, 2 दिन तक प्रियंका दवाइयाँ भी खाती है, पर उन दवाइयों का प्रियंका के ऊपर कोई असर नहीं करता है। और आखिरकार 2 दिनों बाद 3 फरवरी को प्रियंका की हालत इतनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब मोहन जी अपनी बेटी प्रियंका को लेकर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्रियंका को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर लिया जाता है और फिर उसका इलाज शुरू होता है। ये इलाज लगभग 10-12 दिनों तक चलता है और आखिरकार 12 दिनों बाद 15 फरवरी को हॉस्पिटल के अंदर ही प्रियंका की मौत हो जाती है। बेटी की मौत जब होती है तो इससे मोहन शर्मा और उनकी पत्नी भी झेल नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे भी करके इस गम को भुलाने की कोशिश करते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब कुछ दिन का और समय गुजरता है। अचानक मोहन जी की पत्नी अनीता की भी तबीयत खराब हो जाती है और जब अपनी पत्नी को भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। दरअसल कुछ ही दिनों के अंदर जब बेटी और पत्नी की जब मौत हो जाती है, मोहन शर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने गम को भुला करके अपने काम पर लग जाते हैं। पर हद तो तब हो जाती है जब इधर 3 मार्च को उनकी पहली बेटी दिव्या की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसके सर के जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि बड़ी बेटी की जब तबीयत खराब होती है उसके बाद से मोहन जी अपने दामाद के माध्यम से बेटी को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन उसकी स्थिति इतनी काफ़ी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर ससुर और दामाद दोनों को जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल दिव्या कोमा में जा चुकी है। इस तरह की बातें जब डॉक्टर कहते हैं, ये सुन करके मोहन जी अपना सर पीट पीट करके रोने लगते हैं। भले ही उनकी बेटी कोमा में चली गई थी, लेकिन वो मौत के बराबर ही थी। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद होता भी बिल्कुल वही है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, दिव्या की भी मौत हो जाती है। दरअसल 2 महीने के अंदर ही मोहन की दोनों बेटियां और उनकी पत्नी की जब मौत हो जाती है, मोहन जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आखिरकार खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। और खुद भी जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी भी हालत सेम उनकी बेटी की जैसी होती है। दरअसल मोहन जी के भी पैरों में दर्द तो होती है, साथ ही साथ उनके भी सर के बाल झड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देख करके मोहन जी को बड़ा अजीब सा लगता है कि शायद कहीं मेरे पूरे परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। इसीलिए मोहन जी जा कर के अपने डॉक्टर दोस्त से मुलाकात करते हैं और सारी बात बताते हैं। वो डॉक्टर भी मोहन जी को सलाह देते हुए कहता है कि क्यों ना आप अपनी एक बार जांच करवाएं, जिससे बीमारी का पता चल जाएगा। डॉक्टर जब इस तरह का सुझाव देता है, मोहन जी भी अपने दोस्त डॉक्टर की बात मान लेते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं। और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में बताया जाता है कि मोहन जी एक जहरीली पदार्थ खा लिए हैं जिसका नाम है थैलियम।
दरअसल थैलिया में एक ऐसा जहर है जिसे खाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर लोगों की मौत हो जाती है। जब इस तरह का अंश मोहन जी के शरीर में पाया जाता है तब जाकर के मोहन जी को लगता है कि शायद इसी वजह से मेरे पूरे परिवार की मौत तो नहीं हो गई है। पर सवाल ये था कि ये जहर आखिरकार मोहन जी के पूरे परिवार को दिया किसने था। इससे तो ये साफ क्लियर हो चुका था कि मोहन जी के परिवार के जितने भी सदस्य थे उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। पर सवाल ये था कि आखिरकार ऐसा कर कौन सकता था, क्योंकि मोहन जी के परिवार में सिर्फ अब उनका दामाद और उनकी 2 पोतियां ही बच चुकी थी। दरअसल मोहन जी को अपने दामाद को भी लेकर के डर हो जाता है कि कहीं ये अंश उनके दामाद के अंदर भी तो नहीं है। इसीलिए मोहन जी अपने दामाद से कहते हैं कि क्यों ना एक बार तुम भी अपना चेक करवाओ। इस पर मोहन जी के दामाद अरुण जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मोहन जी जब अपने दामाद को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर से भी जब जा कर के मिलवाते हैं और डॉक्टर भी जब अरुण के ऊपर दबाव देता है, आखिरकार अरुण इसके लिए तैयार हो जाता है। और अरुण की भी जब जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि अरुण के भी मेडिकल रिपोर्ट में वही अंश बताया जाता है। लेकिन उसके मेडिकल रिपोर्ट में एक बड़े ही चौंकाने वाली बात बताई जाती है। दरअसल उस मेडिकल रिपोर्ट में बताई जाती है कि जो मोहन जी के दामाद अरुण के शरीर में अंश पाया गया है, दरअसल वो जहर का अंश मात्र 2 दिन पहले उसके शरीर में एंट्री किया था। जब इस तरह की रिपोर्ट आती है देख करके मोहन जी एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल ये जहरीली पदार्थ तुम्हारे परिवार को करीब 1 से 2 महीने पहले दिया गया होगा, जिस वजह से तुम्हारे पूरे परिवार की मौत हुई है। पर सवाल ये था कि जब लगभग इतने दिन पहले मोहन जी के पूरे परिवार को इस तरह का जहर दिया गया था, तो सिर्फ 2 दिन पहले उस जहर का अंश उनके दामाद अरुण के शरीर में कैसे आ गया। दरअसल कहीं ना कहीं अब मोहन जी को अपने दामाद के ऊपर ही शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर आखिरकार मार्च महीने में जा कर के अपने दामाद के ऊपर ही नज़दीकी थाने में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और जब मुकदमा दर्ज हो जाती है उसके बाद से पुलिस अरुण को थाने में बुलाती है और जब अरुण से पूछताछ करती है तो अरुण भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं अपनी ही पत्नी और अपने ससुराल वालों की हत्या क्यों करूंगा। लेकिन पुलिस जब अरुण से ये सवाल करती है कि तुम्हारे शरीर में मात्र 2 दिन पहले ये अंश कहाँ से आया, इस पर अरुण पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं अरुण के ऊपर गहरा शक हो जाता है। और जैसे ही शक हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब अरुण के साथ सख्ती से पेश आती है। और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी अपनी शक्ति दिखाती है, आखिरकार अरुण भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अरुण जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 12 साल पहले, जब अरुण की शादी मोहन जी की बड़ी बेटी दिव्या से होती है। अरुण के परिवार में उसके माता पिता भी हैं, ठीक ठाक पैसा भी कमाता है और बढ़िया परिवार से भी है। दिव्या से शादी कर जब अपने घर लेकर के जाता है उसके बाद अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। दिन गुजरता है, महीने गुजरता है, साल भी गुजर जाता है। लेकिन अरुण के लिए परेशानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब लगभग 7 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन इन 7 सालों में उसकी पत्नी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इस दरमियान अरुण अपनी पत्नी को लेकर के कई सारे डॉक्टरों को भी दिखाता है और आखिरकार 1 साल के बाद उसकी पत्नी गर्भवती नहीं होती है, बल्कि उसे जुड़े हुए बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। एक बार में ही जब 2 बच्चे इस दुनिया में आते हैं, इससे अरुण के परिवार के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी काफ़ी खुश होते हैं। पर जैसे ही 4 साल का और समय गुजरता है, एक दिन अरुण के पिता की अचानक मौत हो जाती है। और अरुण के पिता की जब मौत होती है, अरुण इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में अरुण को एक और खुशखबरी मिलती है। दरअसल अरुण के पिता की जब मौत हो जाती है उसके बाद ही तुरंत उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दिव्या जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो अरुण को लगता है कि शायद उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पिता ही पुनर्जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए अरुण काफ़ी खुश होता है
और फिर अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है कि उसकी पत्नी और बच्चे सही सलामत है कि नहीं। पर अपनी पत्नी को जब डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, डॉक्टर जब दिव्या को चेक करते हैं तो जवाब देते हुए कहते हैं कि माँ और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है, क्योंकि अगर बच्चा इस दुनिया में आया तो माँ के जान को खतरा हो सकता है। हालांकि डॉक्टर जब इस तरह की जवाब देते हैं और उन कैसे भी समझाकर अपनी पत्नी दिव्या को घर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन ये टेंशन दिव्या के दिमाग से हटता ही नहीं है। इसीलिए दिव्या ये सारी बातें अपने माता पिता से बता देती है। जब ये सारी बात अपने माता पिता से बताती है, उसके बाद से दिव्या के माता पिता भी अपनी बेटी को घर पे बुला लेते हैं और फिर अपने दामाद को बिना बताए ही दिव्या को हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और फिर दिव्या का अबॉर्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से दिव्या का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब अरुण को मालूम चलता है कि उसके ससुराल वालों ने इस तरह का काम किया है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। दरअसल अरुण को अब ये लगता है कि उसके बच्चे की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसके पिता की हत्या किया है। और जैसे इस तरह का ख्याल आता है, उसके बाद से अरुण भी गुस्से के मारे काफ़ी तिलमिला जाता है और गुस्से में ही आकर उसी दिन ही अपनी पत्नी के साथ साथ अपने पूरे ससुराल वालों को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और फिर इन सबको इस दुनिया से हटाने के लिए एक साजिश रचता है और इसी साजिश के तहत जा कर के 31 जनवरी 2021 को लगभग 2.5 लाख रुपये में थैलियम जहर का एक शीशी खरीद लेकर आता है और घर पे आने के बाद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल में जाता है। सबसे काफ़ी हंस मुख करके बातचीत करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आज ससुराल में मैं खाना बनाऊंगा और खाने में फिश कड़ी बनाऊंगा और सबको अपने हाथों से भी खिलाऊंगा। अरुण जब इस तरह की बातें अपने ससुराल वालों से कहता है, ये सुनकर अरुण के ससुराल वाले भी काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद से अरुण कढ़ी फिश जब बनाता है तो उसी कढ़ी फिश में जहर मिला देता है और जब अपनी पत्नी के साथ साथ सास ससुर और साली को जब खाने के लिए देता है, उनके सामने बैठ जाता है और काफ़ी उनसे हंसी मजाक करते हुए सबको खिला देता है। पर उस वक्त ना खुद खाता है और ना ही अपने दोनों बच्चों को खिलाता है। हालांकि जब अरुण की पत्नी उसे खाने के लिए कहती है तो अरुण कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर मैंने खाया तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और बहाना करके वो खुद नहीं खाता है। और जब अपनी पत्नी और पूरे ससुराल वालों को खिला देता है, जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार वो जहर इनके शरीर में असर करना शुरू कर देता है और एक एक करके सबकी मौत हो जाती है। लेकिन जब मोहन शर्मा जी बीमार पड़ते हैं और मेडिकल टेस्ट में जब ये रिपोर्ट आ जाती है जिससे खुलासा हो जाता है, उसके बाद से मोहन शर्मा जी जब अपने दामाद से भी जांच कराने के लिए कहते हैं तो अरुण को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं अगर मेरे शरीर के अंदर अंश नहीं मिला तो शायद कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इसीलिए उस दिन तो अपना जांच नहीं करवाता है। घर आने के बाद उस जहर में से खुद भी पी लेता है और 2 दिन के बाद मेडिकल जांच कराने के लिए जाता है। पर शायद उसे ये नहीं मालूम था कि जांच में ये भी मालूम चल जाएगा कि वो जहर का अंश उसके शरीर में कितने देर, कितने घंटे या फिर कितने दिन पहले एंट्री किया है। वाकई में अरुण जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अरुण को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है, जहां से उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।